वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज गौरव फ्रॉम VIBS और आज हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी फूड लेते हैं तो उस फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP क्या करता है, उस एनर्जी को अपने केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर करता है और जब भी सेल को ज़रूरत होती है एनर्जी की तो उस एनर्जी को वो रिलीज करता है। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। तो जो पहली स्टेज है वो है ग्लाइकोलाइसिस। जो पहली स्टेज है वो है ग्लाइकोलाइसिस एंड द साइट फॉर ग्लाइकोलाइसिस इज सेल साइटोसोल। देन जो सेकंड स्टेज होती है वो है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन इज इन सेकंड स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन which occurs in the mitochondrial matrix, Then the third reaction, the third stage is Krebs cycle, which also occurs in the mitochondrial matrix, and the last stage of cellular respiration is electron transport chain, which occurs in inner mitochondrial membrane. ठीक है। तो जो पहली स्टेज है वो है ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ पर ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है इनटू पायरुवेट and during this conversion there is a production of ATP and NADH। ठीक है। देन ये जो पायरुवेट है ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पर इस पायरुवेट का कन्वर्जन होता है इनटू एन एसिटिल कोएंजाइम A एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन देयर इज एन प्रोडक्शन ऑफ NADH। बाद में ये जो एसिटिल कोएंजाइम A है ये एंटर करता है यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में और यहाँ पे ATP, NADH एंड FADH2 का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। जो लास्ट स्टेज है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और यहाँ पे कुछ प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर सम प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स which transfers the electron from this NADH and FADH2। ठीक है। तो यहाँ से NADH and FADH2 से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा and during this stage there is a production of large amount of ATP। ठीक है। तो जो पहली स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन की वो है ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ पर ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पायरुवेट में। देन पायरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पर पायरुवेट का कन्वर्जन होता है एसिटिल कोएंजाइम में। ठीक है। देन एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, जहाँ पर ATP, NADH एंड FADH2 का प्रोडक्शन होता है एंड देन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ ATP का प्रोडक्शन होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए मैंने 4 सेपरेट वीडियोस बनाए हैं एंड दिस इज एन फर्स्ट वीडियो जहाँ पर हमने सेलुलर रेस्पिरेशन का ओवरव्यू देखा है। ठीक है। इसके बाद इसी वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो सेकंड वीडियो है उसमें हम लिंक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इन द थर्ड वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्रेब्स साइकिल। इन द लास्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्लाइकोलाइसिस which is in first stage of cellular respiration. So if you break this word glycoanalysis, so glyco is in sugar and the lysis is breakdown. So glycolysis simply means the breakdown of sugar. We can define the glycolysis as a sequence of reaction in which a 6-carbon compound glucose is broken down into 2 molecules of pyruvate, which is a 3-carbon compound, with the simultaneous production of energy in the form of ATP and NADH। ये जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है इसकी डिस्कवरी 3 साइंटिस्ट ने की थी और इसलिए इसे हम कहते हैं एम्डन मेयरऑफ पार्नस पाथवे और EMP पाथवे। ठीक है। देयर आर टोटल 10 रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के टोटल 10 रिएक्शंस है और उनको डिवाइड किया गया है 2 फेजेस में। तो जो पहला फेज है उसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड जो दूसरा फेज है उसे हम कहते हैं पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। तो जो प्रिपरेटरी फेज में फर्स्ट 5 रिएक्शंस आती है। ठीक है। और जो रिमेनिंग 5 रिएक्शंस है वो आती है पे ऑफ फेज में। ठीक है। इस प्रिपरेटरी फेज को हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एनर्जी को, और इस पे ऑफ फेज को हम कहते हैं एनर्जी हार्वेस्टिंग फेज क्योंकि यहाँ पे हमने जो प्रिपरेटरी फेज में एनर्जी इन्वेस्ट की थी उसको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है ग्लाइकोलाइसिस के लिए वो है ग्लूकोज।
ठीक है। ग्लूकोज इज एन फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो होता है ब्लड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। तो पहले तो ये समझना है, और क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोसोल में होता है, तो पहले तो ये समझना है कि हाउ एग्जैक्टली द ग्लूकोज एंटर्स इन अ साइटोसोल, ठीक है। सपोज दिस इज एन सेल, दिस इज एन साइटोसोल, ठीक है। सो हाउ एग्जैक्टली द ग्लूकोज एंटर्स इन अ साइटोसोल, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट जो है बहुत ज़्यादा है, तो ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन से जो है वो सेल के अंदर नहीं एंटर कर सकता, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन से जो ग्लूकोज है वो एंटर नहीं कर सकता, तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, ठीक है। एंड विद द हेल्प स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड देन इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग इन द सेल ग्लूकोज इज फॉस्फोरिलेटेड। तो जो पहली स्टेज है ग्लाइकोलाइसिस की पाथवे की वो है ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन होना, ठीक है। सो द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन, एंड इन दिस रिएक्शन द ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड इनटू अ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉस्फोरेशन होने के दो सिग्निफिकेंट रीजन है। एक रीज़न ये है कि जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म हो जाता है तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो सेल के बाहर डिफ्यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अब उस पर निगेटिव चार्ज है। और दूसरा रीज़न ये है कि आगे अगर हम इस ग्लूकोज को डिस्टेबलाइज करना है तो यहाँ पे इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो सिग्निफिकेंट रीजंस है कि यहाँ पे ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम्स होते हैं, काइनेजेज एंजाइम्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन में जो हेक्सोकाइनेज है दिस इज एन इंड्यूसिबल एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम्स हम उन एंजाइम्स को कहते हैं जिनके पास एक्टिव साइट तो होती है लेकिन उसके अलावा इनके पास एलोस्टेरिक साइट होती है, ठीक है। तो एलोस्टेरिक साइट का फायदा ये है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक इफेक्टर मॉलिक्यूल, तो जब एलोस्टेरिक इफेक्टर मॉलिक्यूल इस एलोस्टेरिक साइट को बाइंड हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, वो दो चीज़ें कर सकता है। एक तो क्या कर सकता है, उस एंजाइम को इनिबिट कर सकता है या उस एंजाइम की एक्टिविटी को वो इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो उन एंजाइम्स को हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स, एंड हेक्सोकाइनेज इज एन इंड्यूसिबल एलोस्टेरिक एंजाइम, ठीक है। हेक्सोकाइनेज के लिए जो कोफैक्टर रिक्वायर्ड है वो है मैग्नीशियम आयन, एंड एज वी नो दैट मैग्नीशियम इज एन डाइवेलेंट मेटल आयन, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फॉस्फेट ग्रुप का डोनर होना चाहिए, तो यहाँ पे ATP एक्ट एज अ फॉस्फेट डोनर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो Mg2+ और ATP है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसे हम कहते हैं Mg2+ ATP कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में Mg2+ क्या करता है, Mg2+ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस कॉम्प्लेक्स में। Mg2+ क्या करता है, इट शेल्स दी नेगेटिव चार्ज। किसके नेगेटिव चार्ज, ATP के फॉस्फेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको शील्डिंग करने का काम यहाँ पे ये Mg2+ करता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, और जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे कार्बन नंबर फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। यहाँ पे CHO ग्रुप होगा, देन यहाँ पे H, OH, देन OH, H, देन H, OH, अगेन H, OH और लास्ट यहाँ पे CH2OH, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, देयर इज एन न्यूक्लियोफिलिक अटैक, देयर इज एन न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन करता है, ग्लूकोज के, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये वाला, ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। देयर इज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय C6OH ऑफ ग्लूकोज। कार्बन नंबर 6 पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। किस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, देयर इज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन टर्मिनल फॉस्फेट ऑफ ATP, ठीक है। सो दिस इज एन अल्फा फॉस्फेट, दिस इज एन बीटा एंड दिस इज एन गामा फॉस्फेट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है ऑन टर्मिनल फॉस्फेट ऑफ ATP, ठीक है। अगर यहाँ पे हेक्सोकाइनेज के मैकेनिज्म की बात करें तो हेक्सोकाइनेज का स्ट्रक्चर देखें तो हेक्सोकाइनेज इज एन बायलोब स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है
तो हेक्सोकाइनेज जो होता है वो अपने ओपन कन्फर्मेशन में होता है, ओपन फॉर्म में होता है, ठीक है। और जब यहाँ पे ग्लूकोज की बाइंडिंग हो जाती है, दिस इज एन ग्लूकोज, तो जब ग्लूकोज आ जाता है तब एंजाइम अपने ओपन फॉर्म से चला जाता है अपने क्लोज फॉर्म में, ठीक है। दिस इज एन क्लोज फॉर्म ऑफ एंजाइम, दिस इज एन क्लोज फॉर्म ऑफ हेक्सोकाइनेज। और यहाँ पे अब ग्लूकोज आ चुका है, ठीक है। तो जब एंजाइम और ग्लूकोज की बाइंडिंग हो जाती है तब एंजाइम अपने ओपन फॉर्म से चला जाता है अपने क्लोज फॉर्म में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड कन्फर्मेशनल चेंज, दिस इज एन इंड्यूस्ड कन्फर्मेशनल चेंज। इस कन्फर्मेशनल चेंज के दो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि जब ग्लूकोज और एंजाइम की बाइंडिंग हो जाती है तब यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर का एक्सेस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर वाटर का एक्सेस ब्लॉक हो गया तो क्या होता है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस जो है वो प्रिवेंट होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस हुआ तो यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अब वाटर अंदर चला गया है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा और यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होना है तो यहाँ पे वाटर का एक्सेस ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि ग्लूकोज के अराउंड जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, ग्लूकोज के अराउंड जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा नॉन पोलर बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या फेवर करता है, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फेवर करता है, ठीक है। तो जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो यहाँ से ये जो टर्मिनल फॉस्फेट है ये टूटेगा और यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे CH2O और यहाँ पे PO32 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन होता है तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म हो जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और क्योंकि इस रिएक्शन में हमने पहली बार यहाँ पे ATP इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ATP से बन जाएगा यहाँ पे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे एक फॉस्फेट जो है वो यहाँ पे आके बाइंड हो चुका है, ठीक है। तो सो नाउ ATP बिकम्स ADP। और क्योंकि यहाँ पे हमने ग्लूकोज को एक्टिवेट किया है, ग्लूकोज को प्राइम किया है और यहाँ पे हमने पहला ADP इन्वेस्ट किया है, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। दिस रिएक्शन इज एन फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन ऑफ glycolysis, ठीक है। So this is all about the first reaction of glycolysis. In the second reaction, this glucose 6 phosphate is isomerized into a fructose 6 phosphate, ठीक है। There is an isomerization reaction, यहाँ पे तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे CHO वैसे ही रहेगा। This is an structure of glucose 6 phosphate, ठीक है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आइसोमराइजेशन रिएक्शन, जहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होगा एंड दिस इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होगा। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। दिस इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है, देयर इज एन शिफ्टिंग इन द कार्बोनिल ऑक्सीजन, देयर इज एन shifting in the carbonyl oxygen, there is a shift in the carbonyl, there is a shift in the carbonyl oxygen from carbon number 1 to carbon number 2, ठीक है। there is a shift in the carbonyl oxygen from carbon number 1 to carbon number 2। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाएगा, यहाँ पे CH2OH फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, CH2 और OH, ठीक है, CH2OH और यहाँ पे कार्बोनिल ऑक्सीजन फॉर्म हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे OH H वैसे ही रहेगा, देन आगे यहाँ पे H OH वैसे ही रहेगा, देन H OH वैसे ही रहेगा और यहाँ पे CH2O PO32 माइनस ये भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होगा तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होगा। यहाँ पे ग्लूकोज से फ्रुक्टोज फॉर्म होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर बात करें स्ट्रक्चर की, साइक्लिक स्ट्रक्चर की, तो अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक साइड चेन अवेलेबल है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अगर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का।
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक ही साइड चेन अवेलेबल है जिसके ऊपर ऑलरेडी एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे दो साइड चेन अवेलेबल होगी, एक होगी यहाँ पे और एक होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आइसोमराइज करते हैं इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तो यहाँ पे एक और साइड चेन अवेलेबल हो जाते हैं हमारे पास, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज आइसोमराइज इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। जो थर्ड रिएक्शन है वो है फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। द थर्ड रिएक्शन इज फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन catalyzed by enzyme phosphofructokinase 1, and in this reaction the fructose 6 phosphate it's phosphorylated into fructose 1,6 bisphosphate, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, fructose 6 phosphate का phosphorylation होगा तो बन जाएगा fructose 1,6 bisphosphate. This is an irreversible reaction catalyzed by enzyme phosphofructokinase 1 और जो कोफैक्टर रिक्वायर्ड है यहाँ पे वो है Mg2+। रिएक्शन नंबर फर्स्ट एंड रिएक्शन नंबर थर्ड के मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म काफ़ी हद तक सेम है, ठीक है। यहाँ पर जो फॉस्फेट डोनर का काम करता है वो है ATP और इस रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो कौन करेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, कार्बन नंबर 1 पर ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ऑन अ टर्मिनल फॉस्फेट ऑफ ATP, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से बन जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और क्योंकि यहाँ पे हमने सेकंड ATP इन्वेस्ट किया है तो इसे हम कहेंगे सेकंड प्राइमिंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सो रिएक्शन नंबर थर्ड इज एन सेकंड प्राइमिंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2O PO32-, ठीक है। तो जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोरेशन होगा तो बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे मैंने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट लिखा है, ना कि फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कब कहता है, जब सेम पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप बाइंड हो तो मैं उसे हम कहते हैं डाइफॉस्फेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो डिफरेंट पोजीशंस पे क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप ने बाइंड किया है। एक है वो कार्बन नंबर 1 है और एक है वो कार्बन नंबर 6 है। तो जब अलग अलग पोजीशंस पे फॉस्फेट ग्रुप बाइंड हो तो उसे हम कहेंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर थर्ड, दिस इज इन फर्स्ट कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। दिस इज इन फर्स्ट कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि इससे पहले दो रिएक्शन हुए हैं, उसका जो प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये किसी भी अदर मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ग्लाइकोलाइसिस ही करेंगे, लेकिन एक बार अगर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फॉर्म हो जाता है देन दिस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज ओनली कमिटेड फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इसके बाद जो 4 नंबर की रिएक्शन है वो है स्प्लिटिंग रिएक्शन, जिसमें फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का स्प्लिटिंग हो जाता है, ठीक है। देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ दिस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो है अल्डोलेज एंजाइम। अल्डोलेज इज एन एंजाइम विच कैरीज दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का स्प्लिटिंग हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है, तो बन जाता है DHAP एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लीवेज हो जाता है एट कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, ठीक है। सो दिस इज एन कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज एन कार्बन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्लीवेज होगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH2O PO32- वैसे का वैसे ही रहेगा, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा CH2OH, ठीक है। सो दिस इज एन स्ट्रक्चर ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। प्लस यहाँ पे फॉर्म होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो यहाँ पे CHO एंड देन HOH और लास्ट यहाँ पे CH2O PO32- जिसे हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। इस स्टेज पे यहाँ पे हमें
दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट के, क्योंकि जब फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट का क्लीवेज हुआ तो एक हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट मिला, और ये जो DHAP है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसका आगे सब्सिक्वेंट डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में, तो यहाँ पे इसका आइसोमराइजेशन होगा जो है 5th स्टेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पे इस DHAP का आइसोमराइजेशन होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, DHAP को कन्वर्ट कर देगा फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट में। तो यहाँ पे एट दिस स्टेज वी हैव 2 molecules of this glyceraldehyde 3-phosphate, ठीक है। So this 5th reaction completes the first phase of glycolysis, that is preparatory phase of glycolysis. And now in the first reaction of Payoff phase there is a conversion of this glyceraldehyde 3-phosphate into a 1,3-bisphosphoglycerate, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 molecules थे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate के, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate के। तो यहाँ पे इसका कन्वर्जन हो गया into 1,3-bisphosphoglycerate। यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स थे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं 1,3-bisphosphoglycerate के, ठीक है। दिस रिएक्शन इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase, और ये जो एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase, इट इज एन NAD+ डिपेंडेंट एंजाइम, दिस इज एन NAD+ डिपेंडेंट एंजाइम, ठीक है। इस मैकेनिज्म की बात करें इस रिएक्शन के, तो यहाँ पे देयर इज एन 2-step कन्वर्जन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये क्या रिएक्शन है, ये 2-step कन्वर्जन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। जो पहली स्टेज है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, और जो दूसरी स्टेज है वो है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 2-step कन्वर्जन रिएक्शन है। ये जो 6 नंबर की रिएक्शन है ये क्या है, 2-step कन्वर्जन रिएक्शन है। तो पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरा क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन होगा अल्डिहाइड ग्रुप का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो CHO है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C+O और यहाँ पे H, ठीक है। तो ये जो है वो CHO ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो पहले तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, देयर इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ दिस अल्डिहाइड ग्रुप टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एंड देन देयर इज एन ट्रांसफर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे OPO32 माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate से 1,3-bisphosphoglycerate। तो इसे हम कहेंगे 1,3-bisphosphoglycerate, ठीक है। तो पहले स्टेज में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है अल्डिहाइड ग्रुप का इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड देन फॉस्फोराइलेशन होगा जहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया 1,3-bisphosphoglycerate, ठीक है। तो यहाँ पे NAD+ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADH + H, और क्योंकि यहाँ पे जो है वो 2 मॉलिक्यूल से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate के, तो यहाँ पे भी 2 NAD+, 2 NADH एंड 2 H+, ठीक है। और यहाँ पे एक जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। सो दिस इज एन 2-step कन्वर्जन रिएक्शन, ठीक है। देन इसके बाद ये जो 1,3-bisphosphoglycerate है इसका कन्वर्जन होता है इनटू 3-phosphoglycerate, ठीक है, इनटू 3-phosphoglycerate, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। तो बेसिकली ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है फॉस्फोरिल ट्रांसफर की रिएक्शन, ठीक है। दिस इज एन फॉस्फोरिल ट्रांसफर रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 1 नंबर के कार्बन पर ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसका ट्रांसफर होगा टू द ADP, ठीक है। सो द फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट हम लिख लेते हैं, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से ये एक फॉस्फेट निकला जाए तो यहाँ पे बच जाएगा C+O और O-, C+O-, तो इसे हम कहेंगे 3-phosphoglycerate, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे 3-phosphoglycerate। तो जब एक फॉस्फेट ट्रांसफर होगा ADP के ऊपर तो यहाँ पे
ADP से बन जाएगा ATP, और क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 ADP एंड 2 ATP, ठीक है। सो एट दिस स्टेज वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और क्योंकि यहाँ पे हमारे फर्स्ट टाइम ATP मिला है, ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ATP फॉर्म हुआ है, तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट ATP फॉर्मिंग रिएक्शन। जो 7 नंबर की रिएक्शन है उसे हम कहेंगे फर्स्ट ATP फॉर्मिंग रिएक्शन, और यहाँ पे जो मैकेनिज्म है ATP फॉर्मेशन का उसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, इसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ATP का फॉर्मेशन हुआ ये वाला, ठीक है, तो ये सीधे सबस्ट्रेट से हुआ है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो ATP फॉर्म हुआ है वो सीधे सबस्ट्रेट से हुआ है, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये जो रिएक्शन नंबर 6 और रिएक्शन नंबर 7 है इसे हम कहते हैं एनर्जी कपलिंग रिएक्शंस। दिस इज एन एनर्जी कपलिंग रिएक्शन। कौन कौन से? रिएक्शन नंबर 6 एंड रिएक्शन नंबर 7। क्योंकि पहले रिएक्शन में क्या हुआ है, देखिए पहले में यहाँ पर ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड था, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड त्रिफॉस्फेट, उसके ऊपर जो ग्लिसरॉल्डिहाइड का अल्डिहाइड का ग्रुप था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ। जब ऑक्सीडेशन हुआ तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई। और 7 नंबर में क्या रिएक्शन में हुआ है, जो एनर्जी 6 नंबर में रिलीज हुई थी उसको कंजर्व किया गया, ठीक है, उसको कंजर्व किया गया और यहाँ पे उसका ATP का फॉर्मेशन हो गया, तो इसे हम कहेंगे एनर्जी कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। देन जो 8 नंबर की रिएक्शन है वो यहाँ पे होगी, और जहाँ पर ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है उसका कन्वर्जन किया जाएगा इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। देयर इज एन कन्वर्जन ऑफ दिस 3-फॉस्फोग्लिसरेट इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। दिस इज एन आइसोमराइजेशन रिएक्शन, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। जो एंजाइम है वो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। तो यहाँ पे बेसिकली ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, और यहाँ पे होता है इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट, ठीक है। देयर इज एन इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट, ठीक है। देयर इज एन इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 2, ठीक है। कार्बन नंबर 3 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका ट्रांसफर हो जाएगा टू द कार्बन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट होगा तो यहाँ से ये फॉस्फेट जो है वो निकल जाएगा और यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OPO32 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, ठीक है। तो जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट का आइसोमराइजेशन होगा तो बन जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। एंड देन दिस 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट्स इनटू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट व्हिच इज एन हाई एनर्जी कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो है इनोलेज। इनोलेज यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बाय दिस इनोलेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो H है और ये OH है ये H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे ये H और ये OH H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। एंड देन फाइनली दिस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट्स इनटू a final product of glycolysis which is an pyruvate. This is an irreversible reaction catalyzed by enzyme pyruvate kinase. Pyruvate kinase is an inducible allosteric enzyme और उसको जो कोफैक्टर रिक्वायर्ड है वो है K+ and Mg2+, ठीक है। K+ and Mg2+ both are monovalent and divalent cations, ठीक है। Then इस रिएक्शन में क्या होता है, फॉस्फोरिन ट्रांसफर रिएक्शन है, दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे फॉस्फोरिन ट्रांसफर होगा टू द ADP, ठीक है। देन फॉस्फोरिन ट्रांसफर टू द ADP, तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ADP और यहाँ पे 2 ATP मिल जाएंगे। एंड दिस इज एन सेकंड ATP फॉर्मिंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो
तो फॉस्फोराइल पायरुवेट से पायरुवेट बन जाएगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस वैसे ही रहेगा, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा क्योंकि ये जो फॉस्फेट है ये ADP के ऊपर अब ट्रांसफर हुआ है, एंड देन नीचे CH3 आ जाएगा, इसे हम कहेंगे पायरुवेट। ठीक है, इस रिएक्शन में जो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है वो जो मैकेनिज्म है उसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, एंड दिस इज इन सेकंड एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अगर ग्लाइकोलाइसिस की समरी की बात करें तो जो टोटल प्रोडक्शन है एटीपी का वो है 4 एटीपी, लेकिन क्योंकि हमने प्रिपरेटरी फेज में रिएक्शन नंबर फर्स्ट एंड रिएक्शन नंबर थर्ड में 2 एटीपी इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्टेड 2 एटीपी, तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो है 4 एटीपी। ठीक है, लेकिन हमने 2 एटीपी क्या किए, इन्वेस्ट किए प्रिपरेटरी फेज में। ठीक है, तो जो नेट प्रोडक्शन है एटीपी का वो है 2 एटीपी देन 2 NADH। ठीक है, यहाँ पे NADH मेरे थे 2, एंड देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ठीक है, so this is all about the first stage of cellular respiration, that is glycolysis. So if you like this video, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to the channel, and don't forget to hit the bell icon for our latest videos. Thank you.